हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र पॉलिटी का डिस्कशन है और हमारा टॉपिक है संसदीय अधिनियम। इसमें जो शेष प्रश्न बचे हुए हैं इनको पहले कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 को देखिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। कह रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसे चुनिए जो प्रावधानित नहीं है अथवा विशिष्ट रूप से विमुक्त है। ए ऑप्शन है यह जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं है। बी है आवेदक जो सूचना के लिए अनुरोध करता है उसे सूचना मांगे जाने के कारणों को देना होगा। सी कह रहा है कि मुख्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना। और डी प्रत्येक सूचना आयुक्त अपने पद पर 5 वर्ष की अवधि या जब वो 65 वर्ष की आयु का हो जाए, दोनों में से जो भी पहले हो वह जो है अपने पद पर बना रहेगा। इसमें बी को छोड़कर जो है अन्य प्रावधान 2005 के यानी सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधान में मतलब कि ये प्रावधानित थे। बी को हम लोग यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। प्रश्नकाल के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में विकल्प बी में दिए गए प्रावधान के अतिरिक्त सभी प्रावधान थे। बी का जो स्पष्टीकरण है आप देख लीजिए। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अध्याय 2 के खंड 6 के उपखंड 2 के अनुसार सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक को सूचना का अनुरोध करने के लिए किसी कारण को या किसी अन्य व्यक्तिगत ब्यौरे को देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। ध्यान रखिएगा। उल्लेखनीय है कि सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के तहत केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त एवं प्रत्येक सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त एवं प्रत्येक सूचना आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण के तारीख से 5 वर्ष के स्थान पर केंद्रीय सरकार के द्वारा विहित अवधि कर दिया गया है। इसका अतिरिक्त वर्ष 2019 में जम्मू और कश्मीर को प्राप्त विशेष स्थिति के समापन के बाद और इसके पुनर्गठन के प्रभावी होने के साथ ही सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में भी लागू हो गया है। 54 नंबर क्वेश्चन है केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया गया है जो न्यू डेटा है इसके अनुसार अगर बात किया जाए जो मतलब कि जो सूचना संशोधन अधिनियम 2019 था इसके अनुसार यह गलत है, लेकिन जो सूचना अधिकार अधिनियम जो 2005 है इसके अनुसार 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक हो सकता है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा 2005 के अधिनियम में किए गए संशोधन के तहत अब मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों का कार्यकाल केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाएगा, जबकि इससे पूर्व सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता था। 55 नंबर है मजदूर किसान शक्ति संगठन नामक सामाजिक आंदोलन भारत में निम्न में से किससे संबंधित है। मजदूर किसान शक्ति संगठन नामक सामाजिक आंदोलन भारत में निम्न में से किससे संबंधित है। सही जवाब होगा आरटीआई अधिनियम, बी ऑप्शन। मजदूर किसान शक्ति संगठन की स्थापना वर्ष 1987 में अरुण राय, निखिल डे, शंकर सिंह आदि सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से की गई थी। इस संगठन को विशेष रूप से सूचना के अधिकार के लिए संघर्ष एवं जन आंदोलन के लिए जाना जाता है। वस्तुतः भारत में सूचना के अधिकार के लिए जन आंदोलन की शुरुआत 1990 से मानी जाती है, जब एमकेएसएस ने राजस्थान सरकार से अकाल राहत कार्य और दी जाने वाली मजदूरी के आंकड़े को सार्वजनिक करने की मांग को लेकर सफल संघर्ष किया था। सूचना के अधिकार अधिनियम को लाने में भी इनका जो है इस संगठन का जो है महत्वपूर्ण भूमिका रही। 56 है निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है। तो आपको मालूम है नमित शर्मा बनाम भारत संघ, यह इंपॉर्टेंट है और यह जो था बहुत मतलब कि चर्चित भी था, ध्यान रखिएगा। प्रश्नगत वादों में से नमित शर्मा बनाम भारत संघ वाद सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है। 57 है कथन ए कह रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम साधारणतः नौकरशाही में उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहा। कारण आर क्या है, कह रहा है कि इसे वांछित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अभी मीलों तक यात्रा करनी है। देखिए इसमें जो सही जवाब है बताइए। इसमें जो सही जवाब है इसमें दोनों सही है पर एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। सूचना का अधिकार अधिनियम से सामान्यतः नौकरशाही में उत्तरदायित्व के मनोभाव में वृद्धि हुई है, तथापि अभी भी जो है इस दिशा में काफी कुछ किए जाना शेष है। इस प्रकार कथन कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। 58 है
सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य क्या है? सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य क्या है आपको बताना है। इसका सही जवाब है सार्वजनिक अधिकारों से सूचना प्राप्त करने की पहुंच। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। सूचना के अधिकार अधिनियम के धारा 2 के अनुसार सूचना के अधिकार का अभिप्राय किसी लोक पदाधिकारी के द्वारा नियंत्रित सूचनाओं तक पहुंच से है। सूचना के अधिकार के तहत अभिलेखों, दस्तावेजों एवं कार्यों का निरीक्षण किया जा सकता है एवं सामग्री का नमूना लिया जा सकता है। 59 है, किस उच्च न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि आरटीआई आवेदक को सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगने का कारण अवश्य बताना चाहिए? किस उच्च न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि आरटीआई आवेदक को सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगने का कारण अवश्य बताना चाहिए? इसका सही जवाब होगा मद्रास उच्च न्यायालय, डी ऑप्शन। मद्रास उच्च न्यायालय की 2 सदस्यीय खंडपीठ ने सितंबर 2014 में अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि आरटीआई आवेदक को सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगने का कारण अवश्य बताना चाहिए। हालांकि इस पीठ ने शीघ्र ही स्वतः संज्ञान लेते हुए अपने निर्णय के इस भाग को हटा दिया था। उक्त खंडपीठ में न्यायमूर्ति एन पॉल बसंत कुमार और न्यायमूर्ति के रविचंद्र बाबू 2 न्यायाधीश थे। उल्लेखनीय है कि आरटीआई एक्ट 2005 में इस तरह की किसी बाध्यता का उल्लेख नहीं है। इस अधिनियम की धारा 6(2) के अनुसार सूचना का अनुरोध करने वाले आवेदक से सूचना का अनुरोध करने के लिए किसी कारण को या किसी अन्य व्यक्तिगत ब्यौरे को सिवाय उसके जो उससे संपर्क करने के लिए आवश्यक हो देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। ध्यान रखिएगा। इसके बाद 60 नंबर है, अनुसूचित जाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी यानी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अधीन व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए कौन प्राधिकारी होगा? 60 नंबर क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। देखिए कह रहे कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम 2006 के अधीन व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए कौन प्राधिकारी होगा? इसका सही जवाब है ग्राम सभा, डी ऑप्शन। अनुसूचित जाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम 2006 के धारा 6(1) के अनुसार, इसमें जो सब क्लॉज है इसमें 6(1) अनुसार ग्राम सभा व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति और विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए प्राधिकारी है। इसके बाद तहसील और जिला स्तर पर इसकी जो जांच की जाती है। 61 है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधानों के अनुरूप अधिनियमित हुए थे? इसमें आपको जो है इसमें जो दिया गया है आपको देखकर बताना कि इनमें से कौन सा सही जवाब होगा। पहला है कि स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। तो देखिए पहला वाला ही सही है। दूसरा है अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का स्तर बढ़ाने के लिए प्रावधानित अनुदान के अनुरूप। तीसरा है अनुच्छेद 243(1) के अंतर्गत उल्लेखित ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों के अनुरूप। तो इसमें केवल पहला स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण में रहने के अधिकार जो जीवन के अधिकार यानी अनुच्छेद 21 का भाग है इसका अनुरूप है। और इस अधिनियम के द्वारा देश में एक राष्ट्रीय न्याय हरित न्यायाधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन अक्टूबर 2010 में किया गया है। 62 है, भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी की स्थापना हुई है। कब हुई है? तो जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना जो हुआ है वो 2010 में हुआ है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसके बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है। और 63 है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?
भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए इसमें पहला दिया गया है कि इसको ब्रिटिश शासकों ने बनाया था, यह बिल्कुल सही है। यह भारत की संसद के एक अन्य अधिनियम के द्वारा प्रतिस्थापित किया जा चुका है और इसका क्रियान्वयन विवादित हो गया था। तो ए और सी डी जो है आपका बिल्कुल सही है। जो सत्य नहीं है वह है आपका बी। इसका उद्देश्य भारत में भूमि सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देना था, तो यह गलत है। बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 का जो उद्देश्य है भारत में भूमि सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देना नहीं था, बल्कि इसका उद्देश्य सार्वजनिक संस्थानों, संगठनों और कंपनियों तथा तत्संबंधी उद्देश्यों के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए कानून बनाना था। यह अधिनियम 1 मार्च 1894 को अस्तित्व में आया था और इस अधिनियम को भारत की संसद के द्वारा बनाए गए 2013 के अधिनियम यानी भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्अवस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 से प्रतिस्थापित किया गया है। ध्यान रखिएगा। 64 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ अधिनियम, दूसरे तरफ उसके वर्ष दिए गए हैं, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, राजद्रोही सभाओं को रोकने का जो अधिनियम है 1908, ये सुमेलित नहीं है, तो आपका ए ऑप्शन ही सही है। बाकी जो इसमें विस्फोट पदार्थ अधिनियम है 1908 में, और भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम जो है 1908 में, और समाचार पत्र यानी अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम जो है 1908, तो ये तीनों सही हैं, बट ए ऑप्शन जो दिया गया सही नहीं है। राजद्रोही सभाओं को रोकने का जो अधिनियम था वर्ष 1907 में लाया गया था, जबकि अन्य विकल्प में दिए गए अधिनियम और उनके वर्ष जो है सही सुमेलित है। 65 है, लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार निम्नलिखित में से किन कानूनों से प्राप्त हुआ? लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार निम्नलिखित में से किन कानूनों से प्राप्त हुआ? इसका सही जवाब है सी ऑप्शन 2 और 4, यानी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। ध्यान रखिएगा, यहां से जो है इनको मतलब शक्ति मिली, यानी इनको पावर मिला। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1897। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1897 से प्राप्त हुआ। कोविड-19 को विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा महामारी घोषित किए जाने के बाद देश में इसके बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने 11 मार्च 2020 को महामारी अधिनियम 1897 को लागू करने का निर्णय लिया। 66 है, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया है? भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया है? इसका सही जवाब होगा 1980 में। वनों के संरक्षण और उससे संबंधित अथवा उससे आनुषंगिक या प्रासंगिक विषयों का उपबंध करने वाले इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वन संरक्षण अधिनियम 1980 है। यह 25 अक्टूबर 1980 से प्रभावी है। 67 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है, आधार मेटा डेटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं रखा जा सकता। आधार मेटा डेटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं रखा जा सकता। दूसरा है, निजी निगम है यानी कॉरपोरेशंस हैं, इनसे आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता। आधार जो है बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है और आधार भारत की संचित निधि से हित लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। बताइए आधार के संदर्भ में कौन कौन से कथन सही हैं? इसका सही जवाब है 2 और 4, यानी निजी निगमों से जो है आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता है, बिल्कुल सही है। और आधार जो है भारत के संचित निधि से हित लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है, तो आपका बी ऑप्शन सही है। उच्चतम न्यायालय ने 2018 के अपने महत्वपूर्ण निर्णय यानी जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद में उल्लेखित किया कि आधार मेटा डेटा को, जो आधार का जो मेटा डेटा है, इसको 6 महीने से अधिक संग्रहित नहीं रखा जा सकता। अतः यह निर्णय आधार प्रमाणीकरण विनियम 2016 के
जो 2016 था, इसमें वर्णित 5 वर्षों तक इसे सुरक्षित संग्रहित रखने के प्रावधान को गलत ठहराया। तो इसमें जो इस निर्णय के बाद जो 2016 का जो मतलब कि निर्णय आधार प्रमाणीकरण विनियम जो 2016 था, यानी कि आधार जो रेगुलेशन 2016, इसमें जो वर्णित था कि 5 वर्षों तक इसे सुरक्षित रखा जाएगा, तो इसको जो है गलत मतलब कि गलत ठहराया गया इस बेंच के द्वारा, और इस प्रकार पहला कथन गलत है। कथन 2 सही है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय अनुसार राजनिजी निगमों से जो है आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता है, और इसका अतिरिक्त आधार बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य नहीं है, बल्कि केवाईसी मानकों के संदर्भ में इसका स्वैच्छिक रूप से उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार तीसरा कथन भी सही नहीं है। साथ ही उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी अभिकथित किया कि भारत की संचित निधि से वित्तीय प्राप्त करने वाली कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा लक्षित लाभार्थियों तक हित लाभ पहुंचाने के लिए आधार का उपयोग विधि सम्मत है। ठीक है, तो यह आधार अधिनियम के धारा 7 के तहत जो है निर्णय दिया गया है, मतलब कि विधि सम्मत भी है, ध्यान रखिएगा। और 68 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार किसी राज्य में शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए यानी अहर्त होने के लिए किसी व्यक्ति में संबंधित राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता का होना आवश्यक है। इसको मतलब कि फिर से समझिएगा, कह रहा है कि जो शिक्षा का अधिकार है जो आरटीई है, और इस अधिनियम के अनुसार किसी राज्य में शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति में संबंधित राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता का होना आवश्यक है। दूसरा है, आरटीआई अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण के लिए किसी अभ्यर्थी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुरूप लिए गए अध्यापक अर्हता परीक्षण में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। और तीसरा है, भारत में 90% से भी अधिक अध्यापक शिक्षा संस्थान प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकारों के अधीन है। इसमें देखिए सिर्फ सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है आपका सही है, बाकी तीसरा तो स्पष्ट है कि गलत है, और पहला भी गलत है। ठीक है, दूसरा सही है। इसके बारे में देख लेते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23 के उपधारा 1 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार के द्वारा 5 अप्रैल 2010 को जारी अधिसूचना के तहत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई को शिक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पात्र व्यक्तियों के लिए न्यूनतम अर्हताओं का निर्धारण करने वाले शैक्षिक प्राधिकरण के रूप में प्राधिकृत किया गया है। इस अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण के लिए किसी अभ्यर्थी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुरूप लिए गए अध्यापक अर्हता परीक्षण में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यदि सरकारें या स्थानीय प्राधिकारियों के द्वारा या विद्यालय के द्वारा विज्ञापन जारी कर अध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है, तो ऐसी स्थिति में नियुक्तियां राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी स्कूलों में अध्यापकों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यताओं का निर्धारण विनियम है 2001 समय समय पर यथा संशोधित के अनुसार की जा सकती है। ठीक है, और इसका अतिरिक्त वर्तमान में भारत में लगभग 90% अध्यापक शिक्षा संस्थान निजी क्षेत्र के तहत हैं। 69 है, भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 4 कथन दिया गया है। पहला है कि राज्य सरकार यदि उपयुक्त समझे तो वो जिले में 1 से अधिक जिला फोरम स्थापित कर सकती है। और बी इसमें कथन है कि जिला फोरम की कोई एक सदस्य महिला होनी चाहिए। तो देखिए ए और बी ये दोनों सही है, जो कथन सही नहीं है उसके संदर्भ में आपको ऑप्शन बताने हैं। तो इसमें जो सी दिया गया है कि जिला फोरम उन्हीं शिकायतों की सुनवाई करता है जिनमें मतलब कि कह रहा है कि जिनमें माल या सेवाओं का कुल मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता। तो देखिए ये सही नहीं है, यानी आपका ऑप्शन सी सही ऑप्शन होगा। और डी भी आपका सही जवाब है। उपभोक्ताओं के हितों का समान प्रतिनिधित्व करते हुए राज्य सरकार जिला फोरम के सम्मुख बेचे हुए माल या दी गई सेवाओं के संबंध में शिकायत दर्ज कर सकती है। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधान के अनुसार अगर बात किया जाए तो जिला फोरम उन्हीं शिकायतों की सुनवाई करता है
जिनमें माल या सेवाओं का कुल मूल्य 20 लाख रुपए से अधिक न हो। 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ रुपए तक के मूल्य के माल या सेवाओं से संबंधित शिकायतें जो हैं इनकी सुनवाई राज्य आयोग के द्वारा की जाती है, जबकि 1 करोड़ से ऊपर तक के माल या सेवाओं के कुल मूल्य की सुनवाई राष्ट्रीय आयोग करता है। अन्य तीनों प्रश्नगत कथन जो है सही हैं। और इसी के साथ जो संसदीय अधिनियम है समाप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग सर्वोच्च न्यायालय से स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम क्विज ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपके लिए बेनिफिट है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।